गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे। आ रहा है कि नहीं अभी तक? ठीक है ना, आ रहा है। एसएचएम इन स्प्रिंग्स। एसएचएम का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आज एसएचएम में हम स्प्रिंग का एसएचएम पढ़ेंगे, देखेंगे स्प्रिंग में एसएचएम के क्या क्या केसेस बनते हैं। तो सुनो, सबसे पहले स्प्रिंग में 6 केस आएंगे, एक एक करके हर एक केस की स्टडी करेंगे। इस फिक्स एंड से एक स्प्रिंग को हम लोगों ने बांध लिया, राइट। स्प्रिंग का मास कितना है और स्प्रिंग में जो ब्लॉक बांधा है हमने उसका मास कितना है। स्प्रिंग की फोर्स कांस्टेंट के बारे में जानते हैं दिवाकर? एक F = k होता है, सुना होगा आपने। वैसे जब हम पूरी फिजिक्स में इसको सही पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्यों होता है -kx क्यों होता है आप बताएंगे? क्योंकि फोर्स हमेशा अपोजिट, जैसे हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, पकड़ के जब खींचते हैं तो स्प्रिंग हमको उल्टा खींचता है, और स्प्रिंग को जब दबाते हैं स्प्रिंग हमको बैकवर्ड खींचता है। तो जब आप इस स्प्रिंग को थोड़ा सा प्रेस करके दबा देंगे या पुल करके थोड़ा सा खींच लेंगे तो आप देखेंगे इस ब्लॉक को आप खींच के यहाँ ले गए होंगे। आकाश ले गए? जब आप इसको ऐसे खींच के वहाँ खड़े हैं तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे छोड़ेंगे तो इधर भागेगा। और आपको पता है जब किसी बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तभी एसएचएम होगा। अगर मैंने उसको वहाँ से छोड़ दिया तो ये ऐसे भागेगा, और इसको इधर भगा के कौन लाएगा? तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्या होगा? जितना खींच के बैठे थे उतना इसको इधर कंप्रेस कर देगा। पक्का? और जब ये कंप्रेस हो चुका होगा तो क्या होगा? जब ये कंप्रेस हो रहा होगा तो फोर्स किधर को लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, एसएचएम की सबसे फंडामेंटल चीज़ों में से है कि जब एसएचएम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स का प्रेजेंस होगा, प्रत्यानयन बल। जब हमने खींच के रखा था तो भी फोर्स किधर को लग रहा था? मेन पोजीशन की तरफ। और जब हमने दबा के रखा है तब भी फोर्स किधर को लग रहा है? क्योंकि अगर इधर को लगेगा नहीं तो इधर भागेगा नहीं है। खींचेंगे तो इधर को खिंचाएगा, और इधर जब दबा देंगे तो उधर को ही भागेगा अपनी मेन पोजीशन की ओर। तो सुनो, हमारी फिजिक्स में बहुत सरल से शब्दों का खेल है। F आपने क्या पढ़ा? ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो हमको उल्टा खींचता है, दबाते हैं तो हमको उल्टा ढकेलता है। फोर्स जब भी बचपन से अब तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? मास इंटू ये क्या है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है क्या? अपनी मेन पोजीशन से जितना खींचा है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा अगर एक्सेलरेशन है, तो ये किसके बराबर हो गया? तो आपको कल मैंने बताया था, जब कभी एसएचएम होता है और टाइम पीरियड की बात आती है तो टाइम पीरियड हमेशा किसके बराबर आता है? T = 2π/s। डिस माने डिस्प्लेसमेंट, एस माने एक्सेलरेशन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? x। एक्सेलरेशन कितना है? तो डिस/s किसके बराबर आ गया है? टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है तो नेगेटिव साइन को वहीं छोड़ आना, वहाँ से यहाँ मत लेकर आना, जो -m के झोंक दीजिएगा। तो आज के बाद जब कोई m मास का ब्लॉक स्प्रिंग से बांध करके ऑसिलेट कराया जा रहा होगा तो उसकी टाइम पीरियड का एक जनरल इक्वेशन आपके सामने आ गया है। व्हाट इज k? k इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, एंड व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ द ब्लॉक। बस हमें कितना खींच के छोड़ा गया है, कितना दबा के छोड़ा गया है, इस पर कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग का जब माजरा आएगा, टाइम पीरियड का माजरा आएगा, तो सिर्फ मुझे 2 चीज़ें देखनी है, वन इज द m एंड अदर वन इज द k। तो स्प्रिंग का केस 1 स्टडी में आ गया। स्प्रिंग का केस 2 स्टडी करेंगे।
स्प्रिंग का केस 2 स्टडी करेंगे, स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, फिर देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा आता है। स्प्रिंग का केस 2 स्टडी, ये बहुत खास है, बहुत क्वेश्चंस कंपटीशन में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कनेक्ट होते हैं। सुनिए, एक स्प्रिंग ले आइए पहले, फिर एक और स्प्रिंग ले आइए। एक स्प्रिंग हल्का ले लीजिए, एक स्प्रिंग भारी ले लीजिए। स्प्रिंग हल्के भारी का मतलब समझते हैं रितेश? जो हल्का स्प्रिंग होगा उसका फोर्स कांस्टेंट कम होगा, आसानी से खींच सकते हो। और जो भारी स्प्रिंग होगा, अरे हल्का भारी उससे तय कर लो यार। एक तो स्प्रिंग तुम्हारी साइकिल की गद्दी में लगा होता है, कैरियर में लगा होता है, एक तो स्प्रिंग ट्रैक्टर के वाले हल में लगा होता है। साइकिल की गद्दी वाला पा जाओगे, थोड़ी कोशिश करोगे खींच खाच लोगे, ट्रैक्टर के हल वाला खींचोगे क्या? नहीं खींच पाओगे। क्यों नहीं खींच पाओगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत लगाओगे, शायद मिलीमीटर्स में मेरे खींच पाओ, उसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो जो स्प्रिंग भारी होगा, यानी जिसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा, वो स्प्रिंग हैवी स्प्रिंग होगा, और जिसका फोर्स कांस्टेंट कमज़ोर होगा वो कमज़ोर स्प्रिंग होगा। तो इसमें दो तरह की स्प्रिंग लेनी है। कंसिडरेशन है कि एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K1 और दूसरे का K2 है। अब इसका मैकेनिज्म ठीक से देखिएगा, जब इसका मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा तो डेरिवेशन अपने आप आ जाएगा, कंसेप्ट भी तहे दिल से बैठ जाएगी। सुनो, एसएम करवाइएगा, इसको भी करवाने के लिए या तो खींचोगे या तो दबाओगे। पहले मौके पे आप इसको खींचिए, लीजिए, खींच लिया क्या? कितना खींच लिया? टोटल मिला के कितना खींचा है? तो जो मैंने x खींचा है रितेश, क्या ये वो जो x खींचा है वो दोनों स्प्रिंग में से किसी एक का ही खींचा होगा या दोनों खींचे होंगे? दोनों खींचे होंगे। अब हो सकता है एक ज़्यादा खींचा हो सकता है एक कम खींचा होगा, कि दोनों बराबर बराबर खींचे होंगे। अगर दोनों स्प्रिंग सेम होंगे तो बराबर बराबर स्ट्रेच हो जाएंगे, लेकिन एक स्प्रिंग हल्का है एक भारी है, तो भारी वाला थोड़ा खींचा होगा, हल्का वाला ज़्यादा खींचा होगा। तो ये तो नहीं कह सकते दोनों स्प्रिंग में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट x हुआ है वो x/2 दोनों से मिलके हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो अगर वहाँ से छोड़ देंगे तो क्या होगा इसके साथ? जितना आपने उधर खींचा था उतना ही इधर ये कंप्रेस हो जाएगा, बोलिएगा। लेकिन पिक्चर सीन क्या बनाएगी? तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट x था, आखिरकार वो हुआ कहाँ से है? दिवाकर, सही हूँ मैं? जो टोटल डिस्प्लेसमेंट x था वो किसके बराबर हो गया? हाँ, थोड़ा इसमें खींचा होगा, थोड़ा एक स्प्रिंग हल्का होगा एक भारी होगा, और ताकत दोनों पर अलग अलग लगाई है कि सेम फोर्स लगा है? हाँ, ताकत तो इस ब्लॉक के ऊपर लगाने में लगा हूँ मैं, खींचने के लिए। तो जो ताकत इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहा हूँ वही ताकत यानी फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड है, वही फोर्स तो दोनों पर सेम अप्लाइड है। तो तुमने कहा है F = kx, तो x1 की जगह क्या F/K1 लिख दूँ? क्यों दिवाकर? और x2 की जगह F/, और x की जगह फिर टोटल F/टोटल के, क्या कहते हो? टोटल फोर्स तो F ही लगा रखा है ना। अब सब में माइनस 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 लगाते तो प्लस बन जाता, मैंने लगाया ही नहीं, छोड़ दिया, क्या दिक्कत है? तो उसको इग्नोर करना है ना। तो जो दोनों स्प्रिंग मिल गए तो दोनों स्प्रिंग का मिल करके टोटल फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू जो आई, एलसीएम लेके सॉल्व करते तो किसके बराबर हो जाती? कैसे? 1/K था, यहाँ K1 K2 एलसीएम करते, K2 यहाँ K1 यहाँ K की वैल्यू निकालता। तो जो अभी अभी सिंगल स्प्रिंग होने पर टाइम पीरियड का इक्वेशन T = 2π√m/K आया था, तो K की जगह क्या आने वाला है आज? बहुत ख़ास है ये कंसेप्ट, बहुत जगह डायरेक्ट एप्लीकेशन में मिलेगी। रितेश, क्लियर हुआ कि अगर डबल स्प्रिंग लगाते हैं तो जो टाइम पीरियड की इक्वेशन है ये आखिरकार बनती कहाँ से? मैं तो आपके यहाँ एडवांस में और मेंस में जो क्वेश्चन एसएचएम का देखा है वो सब डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? अभी नोट नहीं करेंगे, बाद में क्या कहते हैं हम वीडियो अपलोड कर देंगे तो देख लेना यूट्यूब पर। मेरा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना तुम।
ठीक है, सचान क्लासेस के नाम से चैनल भी है, और जाकर के आज एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। तुमको 11th वाले में एक्टिवेट कर दूंगा, तुम 11th वाला पढ़ो। ये बात समझ में आ गई। स्प्रिंग के 2 केस हो गए, डबल कनेक्टिविटी ऑफ स्प्रिंग हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप इसी में अगर 3 स्प्रिंग कनेक्ट किए होते तो क्या आ जाता दिवाकर? 1/k = 1/k1 + 1/k2 + 1/k3। 4 स्प्रिंग होने पर वही जैसे हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं रेजिस्टेंसेस का। एक तीसरा केस, थर्ड केस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम परफेक्शन के साथ समझ आएगा, लगेगा मज़ा आ गया साइंस से। चलो मैं कह रहा हूँ इसका मैकेनिज्म एनालिसिस करिए, ना कि आप डेरिवेशन देखिए, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, साइंस समझ में आएगी तो प्रॉब्लम लगेगी। एक स्प्रिंग को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ब्लॉक को बीच में फंसा दिया, एक स्प्रिंग मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। दोनों में से एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट F1, दूसरे का फोर्स कांस्टेंट F2। एक स्प्रिंग हैवी है, एक स्प्रिंग हल्का है, मास को बीच में फंसा दिया, दोनों एंड बिल्कुल रिजिड हैं। SHM कराने की चेष्टा करेंगे। SHM होना संभव है क्या? SHM हो सकता है क्या? आप बोलेंगे गुरुजी इसको पकड़िए, थोड़ा कहीं खिसकाइए, या तो इधर दबाइए, या तो चलिए दबाइए थोड़ा सा। पटेल देख कहाँ मुर्दा हो गए हो, एकदम ऐसे बैठे हो साइलेंट होके। थोड़ा मैंने कितना इस मीन पोजीशन से इसको X शिफ्ट कर दिया, मतलब साफ है ये स्प्रिंग ये वाला जितना कंप्रेस हो गया होगा उतना ही वो स्ट्रेच हो गया होगा, जितना ये दब गया होगा उतना वो। तो क्या यहाँ X1 X2 जैसी फीलिंग आ रही है क्या? नहीं, यहाँ तो X है। लेकिन जब आप इसे ताकत लगा करके इधर दबाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको कितनी ताकतें लगानी पड़ रही होंगी? आप बोलेंगे 2। क्यों? आप जब इसको पकड़े होंगे, जिस समय जब आप इसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे होंगे दबाने की, तो ये दब रहा होगा और ये खींच रहा होगा, और आपको दोहरी ताकत लगानी पड़ रही होगी। एक ताकत इसको दबाने में और दूसरी ताकत इसको। तो यहाँ ताकतें 2 हो गई। ताकत को बल कहते हैं, फोर्स, और वो ताकतें क्या हो गई? इस सिस्टम के अंदर नेट बल जो अप्लाइड हो रहा है वो क्या है? आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हम पकड़ें इसको, फील करें, प्रैक्टिकल फील करें ना। जब ऐसे हम दबा रहे होंगे तो 2 जगह ताकत मेरी नहीं लग रही होगी, एक इसको दबाने में खर्चा हो रही होगी, दूसरी तो टोटल F = क्या बात है? तो जो पहला वाला स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट K1 था, तो K1 X1 तो नहीं लिखिएगा, नहीं लिखिएगा ना, क्योंकि जितना ये दबा होगा, ये बाउंड्री फिक्स है ना, प्लस क्या लिखवाइएगा, और यहाँ नेट परिणामी यानी दोनों का इफेक्टिव K मिला के टोटल डिस्प्लेसमेंट तो X ही है। सारा X कॉमन लेके काट दीजिए, तो टोटल K = यहाँ क्या आ गया? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अगर 3 स्प्रिंग होते पैरेललिटी लिए हुए चलते तो सुनो, तो अब जब टाइम पीरियड की इक्वेशन हम लिखते इस केस की, ये पैरेलल का केस कहा जाता है, तो टाइम पीरियड का जनरल इक्वेशन स्प्रिंग के लिए T = 2π√m/k होता है। तो m तो मेरा m ही है, और k की जगह पर क्या आ जाता? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल परफेक्शन के साथ स्प्रिंग का एक केस स्टडी हो रहा होगा। स्प्रिंग में अगर एक के साथ एक सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वो क्यों बनता है, एक के साथ अगर ये पैरेललिटी बनाई गई है तो ये क्यों बनता है ना? क्लियर? अब इसके बाद स्प्रिंग के 3 केस और आएंगे, वो केस हैं केवल, उनका आप स्टडी नहीं कराएंगे, एक दिखा दूंगा फिर हटाता हूँ। ये अभी सब लेट के SHM कर रहे थे, वो स्टैंडिंग बाद में वर्टिकल SHM करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल SHM था, वो वर्टिकल होगा। कैसे? इसका 4th केस स्टडी करते हैं। वो कोई केस नहीं, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। ये देखो, अब मैं मास को यहाँ लटका दूं तो क्या कोई नई कहानी होगी? मास को लटकाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगा के खिंचाऊंगा, तो अब F = K × Y हो जाएगा। ये वर्टिकल हो गया।
अरे अभी के एक्स कहते थे, अब क्या कहेंगे, के वाई कहेंगे। लेकिन अब एफ बराबर क्या होगा, वाई क्या है डिस, जी क्या है एक्सेलरेशन। तो डिस अपान एस इज इक्वल टू क्या हो गया। इसलिए चाहे स्प्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल एसएचएम करे चाहे वर्टिकल एसएचएम करे, टाइम पीरियड की इक्वेशन में कोई और कदापि नहीं आएगा सिवाय एम और के। तो इसको मैं डायरेक्ट स्टडी से ले चलता हूँ, अलग से ड्राइव नहीं करना है। अगर मैं इसी का केस 5 स्टडी करता हूँ तो केस 5 में स्प्रिंग के नीचे एक और स्प्रिंग कनेक्ट करिए, तो ये इसके जैसा हो गया ना जो मैंने अभी इधर लगाया था, स्प्रिंग फिर एक और स्प्रिंग, और यहाँ ब्लॉक बांध के फिर एसएचएम कराइए। तो इस केस में टाइम पीरियड का इक्वेशन ये K1 और ये डायरेक्ट उठाता हूँ तेज़ी से, m अपान K1 इंटू K2 ऊपर K1 प्लस K2, यही आया था ना। इसके बाद स्प्रिंग की लास्ट केस का स्टडी कराता हूँ, 6 नंबर केस। कैसे, वही जो उसका तीसरा था वही यहाँ छठवां हो गया। एक स्प्रिंग बिल्कुल इसी की लेंथ के बराबर दूसरा स्प्रिंग, और बिल्कुल एक बराबर मासियम लटका के छोड़ दीजिए। इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, इसका फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो √m अपान K1 प्लस K2 दिया था। क्या कुछ कहना है क्या? स्प्रिंग की केस स्टडी क्लियर हो गई है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बहुत चैप्टर का 70% कंसेप्ट, 70% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसको फॉलो करती हुई चलती है। स्प्रिंग की केस स्टडी हो गई। सिंपल पेंडुलम में एसएचएम कैसे होता है ये समझ में आ गया। एनर्जी के बारे में बात कर ली, एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्लियर हो गए, सारी बातें हो गई ना। अब आगे कुछ स्पेशल केस ऑफ स्टडी इन एसएचएम, यही चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में उठा कर आप लगाइएगा। तो अभी आपको यूनिवर्सल लगानी है, नूतन लगानी है, जो भी किताब दुनिया में लगाइएगा एक बेहतरीन क्या कहते हैं एनसीईआरटी लगाइए, देखिए उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन कंटेंट, और इतनी थ्योरी में मिलेगा जितना पढ़ा गया। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, एसएचएम इन फ्लोटिंग सिलेंडर। एसएचएम इन फ्लोटिंग सिलेंडर। अभी देखिए कमाल की चीज़ है, जो कुछ बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंटिव प्रॉब्लम जो तुम्हारे यहाँ भी बनने वाले हैं, यूनिवर्सल में भी बनेंगे, कुमार मित्तल में भी हैं, वो आएंगे। एसएचएम इन फ्लोटिंग सिलेंडर। फ्लोटिंग सिलेंडर इन्हें फ्लोटिंग क्यूब, फ्लोटिंग बाल्टी, सब दिखाए कैसे। यहाँ ज़रूरी ये है कि आप उसका पहले बेसिक मैकेनिज्म समझें कि एसएचएम होता कैसे है। एसएचएम का माई बाप रिस्टोरिंग फोर्स है। जब फील कर लोगे उस दिन से एसएचएम समझ आ जाएगा। आज इसे बिल्कुल एक लेक्चर में फिनिश कर लेंगे, सुनते रहिएगा। ये एक बाल्टी भर पानी है, देखेगा आयरन का सॉलिड सिलेंडर मत ले आइएगा, मेटल का भैया सॉलिड सिलेंडर मत ले आइएगा तो डूब जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक का या लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर भी है तो वो चलेगा, लेकिन अगर मेटल का है तो फिर हॉलो सिलेंडर होना चाहिए। अब लोहे का ठोस सिलेंडर लाए छोड़ दोगे डूब जाएगा। लेकिन लकड़ी का, प्लास्टिक का, फाइबर का सॉलिड सिलेंडर भी चलेगा। मान लो जो सॉलिड सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लकड़ी का, फाइबर का, थर्माकोल का, किसी अन्य मटेरियल का जो पानी से हल्का है, अगर उसका कोई ऐसा सिलेंडर बना लीजिए, पानी में ऐसे छोड़ दीजिए, तो क्या वो डूब जाएगा पूरा? कुछ डूब जाएगा और देहाती भाषा में कुछ उतराता रहेगा, कुछ उतराता रहेगा, नहीं समझे? और साइंस की भाषा में पार्शली डिप्ड पार्शली फ्लोटिंग, कुछ डूब जाएगा कुछ फ्लोट करेगा।
हमें सिर्फ ये पता लगाना है बाबू ये कितना डूब गया है। देखो इसका कुछ वजन तो होगा ही, अपने वजन के कारण कुछ हिस्सा तो डूबेगा, तो कितना डूब गया ये पता लगाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनसे। हमें अगर ये पता लगाना पड़े ये कितना डूब गया है तो इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? डूबने डुबोने में कौन सा प्रिंसिपल करता है काम? आप बोलेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। एक ही कंसेप्ट है, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। पहला प्रिंसिपल शुरू करें, देखते हैं कितना डूब गया है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, वेट ऑफ बॉडी या सिलेंडर इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बात समझ रहे हैं? वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो इस सिलेंडर के मास को m मान लीजिए, हमने मान लिया, इनटू जी, वेट का मतलब mg होता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जब ये डूबा होगा तो उसने अपने डूबे हुए हिस्से के बराबर लिक्विड हटाया होगा, उसका मास चाहता हूँ उसका। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो जो हिस्सा डूब गया है, अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या एरिया इंटू लेंथ लिख दें रिप्लेस, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी को मैंने रो ले लिया, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया इंटू जी। इस इक्वेशन को लिख करके खड़े रहिए, यहीं इंतजार करिए, अभी एसएचएम का कार्यक्रम शुरू करवाना है ना। तो अगर ये कुछ डूबा है और कुछ उतरा रहा है तो इसकी खोपड़ी पकड़िए थोड़ा सा। जब आप इसकी खोपड़ी में थोड़ी ताकत लगा रहे होंगे नीचे को, तो इसके साथ क्या हो रहा होगा, ये नीचे को जा रहा होगा ना। आपने इसकी खोपड़ी के ऊपर ताकत लगाई तो ताकत लगाते ही अंदर को शिफ्ट हो गया क्या? कितना शिफ्ट हो गया? ये किसकी वजह से शिफ्ट हुआ है? आपके ताकत लगाने की वजह से या अपने मन से? हाँ, अपने मन से तो इतना बाहर पड़ा था, आपने जब अलग से ताकत लगाई तो ये कितना दबा डाला आपने इसको। अच्छा, ये फोर्स हटाते तो क्या होता, वहीं पड़ा रहता, ये ऊपर भाग आता। तो क्या यहाँ पर यहीं तक आके भाग के आ पाता और एक्स्ट्रा उछल जाता? जब एक्स्ट्रा उछल जाता तो फिर क्या करता, वापस आता, फिर तेजी से भागता नीचे को जाता, फिर क्या करता, ऐसे ऐसे करने लगता, नहीं करता। ऊपर से इसको, इसके हेड को प्रेस करके छोड़ दीजिए, एक बार प्रेस करके छोड़ना है, क्या करेगा, फिर आपको रिस्टोरिंग फोर्स फील हो रहा है। एसएचएम है तो रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जो बॉडी के पर हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। तो जब आप दबा रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा है जैसे हमको ये उल्टा ढकेल रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। पक्का है? तो सुनो, हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड लिक्विड। पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आपके ताकत लगाने से जितना ये एक्स्ट्रा दबाया है, इतने बॉडी का तो वेट हटा है भाई। ये तो अपने मन से डूबा था, लेकिन जो आपने ताकत लगाया है उसकी वजह से क्या हुआ है, जितना ये एक्स्ट्रा आप अपनी ताकत लगा के धंसा गए हैं, उसी लिक्विड का वेट ही तो होगा आपका फोर्स। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया था वो क्या अप्लाई किया था? जो एक्स्ट्रा लिक्विड ये अंदर चला जाएगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो इसका वेट हमको चाहिए। तो वेट इज इक्वल टू मास mg होता है कि नहीं होता है? तो इस हिस्से का मास चाहिए, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ कितना? x इंटू लिक्विड वही है, तो डेंसिटी वही इंटू जी। आप एग्री करते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी से जी को उड़ा देता हूँ, जी से जी को। फोर्स इज इक्वल टू हमेशा रहा क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ किस बॉडी का? जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, जो बॉडी
अभी फिलहाल कोई परेशानी तो नहीं है। आप जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 से m क्या था, वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ क्या है, m इज द मास ऑफ द बॉडी। ये मास उस बॉडी का होता है जो ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट तो पूरा सिलेंडर करेगा ना, तो यहाँ मास किसका है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का मास इक्वेशन नंबर 1 से निकालते किसके बराबर था, AL रो के बराबर इंटू अल्फा यहाँ है इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो ऑसिलेट कर रही है, और बचा किसके बराबर है, AX रो जी। कोई कंफ्यूजन, AX रो जी, एनी डाउट। ए काट डालूं क्या, रो को काट डालूं क्या, या x क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो आपने ताकत लगा के इसको ढकेला वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो x इज द डिस, x इज द डिस, अल्फा इज द s, तो डिस अपान s। बचा क्या है यहाँ, अपान में क्या है। तो जब टाइम पीरियड ऑफ SHM आता है तो SHM के टाइम पीरियड का जनरल इक्वेशन T इज इक्वल टू 2π√L/G आता है। L अपान, क्योंकि डिस अपान एस होता है, और डिस अपान एस इक्वेशन से किसके बराबर हो गया, यानी आज के बाद इस फ्लोटिंग सिलेंडर के SHM की चर्चा होगी तो हमें केवल ये देखना होगा कि सिलेंडर को जब पानी में हम छोड़ देंगे तो वो अपने मन से कितना डूब गया। अब जरूरी नहीं कि सिलेंडर ही हो, अपनी कुमार मित्तल में ही क्यूब को छोड़ा गया है, तो प्रिंसिपल वही होगा। हमें ये पता लगाना होगा ये कितना अपने मन से डूब गया है, और ये पता लगाने के लिए एक ही इक्वेशन काफ़ी होगी, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल इस कंसेप्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है। डेरिवेशन क्लियर हो गया है। मैं एकदम ओरिजिनल सवाल इसी डेरिवेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करके लगाऊंगा। क्लियर कंसेप्ट है। इसके बाद एक और जोरदार सी कंसेप्ट आती है, ऑसिलेशन इन यू ट्यूब। ऑसिलेशन इन यू ट्यूब, वो यूट्यूब नहीं जिसको तुम देख रहे हो आजकल, यू ट्यूब, यू आकार की नली, SHM इन यू ट्यूब। ऑसिलेशन है, ये भी कमाल की कंसेप्ट है। थॉट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे। यू शेप की ट्यूब है, समझ गए होंगे। एक यू शेप की ट्यूब बन गई यहाँ पर। अब इस ट्यूब में लिक्विड भर दीजिए अपनी इच्छा अनुसार, जो लेकर आना चाहते हैं। ये ज़मीन पर रखी हुई, ग्राउंड पर रखी हुई यूट्यूब है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, जहाँ कितने हाइट तक आपने लिक्विड भर दिया है, कह दीजिए h हाइट तक। फिलहाल अगर यूट्यूब बराबर फिल कर देंगे, दोनों तरफ लिक्विड का लेवल बिल्कुल बैलेंस होगा कि नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल रखिए, दोनों तरफ बैलेंस होगा, कहीं ऐसा नहीं कि ऊंचा नीचा भरा होगा। अब हमें आज यहाँ SHM कराना है, तो एक फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन, पिस्टन तो समझते होंगे, वाशर, फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन लाइए, उसको यहाँ पर लगा दीजिए। अब आप सुनिए ज़रा, अगर इस पिस्टन के ऊपर हम ताकत लगाएंगे तो ये लिक्विड को धकेलने का काम शुरू करेंगे। बोलो, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लाइए और इसको ऊपर से ढकेलिए। लिक्विड मान लीजिए कितना ढकेल ले गए आप, x कह दें, x ढकेल ले गए। कितना ढकेल ले गए, x ढकेल ले गए। तो आप मुझे इतना बताइएगा कि जब आप ये लिक्विड x ढकेल ले जाएंगे तो इधर की स्थिति क्या होगी, ऊपर चढ़ जाएगा क्या लिक्विड, चढ़ जाएगा ना। कितना चढ़ जाएगा, जितना आप नीचे ढकेल के ले जाएंगे
उतने ऊपर चढ़ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इसको ढकेल ले गए यहाँ तक तो ये लिक्विड यहाँ आ गया, तो इस बराबरी वाले लेवल से x नीचे उतरा है तो ये तो x होगा ही करेगा और x वो ऊपर चढ़ गया होगा। यानी जो आप फोर्स यहाँ लगा के रखे हैं पिस्टन के ऊपर, आपके फोर्स ने कितना लिक्विड होल्ड कर रखा है? आपने जो फोर्स लगाया है, उंगली पकड़े होंगे ना, वो उंगली हटाते ही क्या होगा? भगाए गए। तो आपने जो फोर्स लगाया है तो आपके फोर्स ने कितना लिक्विड होल्ड कर रखा है? 2x लेंथ। कितना? तो कहेंगे अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ लेंथ 2x। मानते हैं कि नहीं? जितना 2x कॉलम की लंबाई में लिक्विड भरा हुआ है उसका वेट और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स दोनों 2x, क्योंकि आप फोर्स यहाँ पहुँचा चुके हैं तो आपने कितना होल्ड कर रखा है टोटल लिक्विड? तो आपका अप्लाइड फोर्स क्या है? F है क्या? इज इक्वल टू इस लिक्विड का वेट चाहता हूँ, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू जी। तो अगर इस लिक्विड का मास चाहिए तो एरिया इंटू 2x इंटू डेंसिटी इंटू जी। आपको फीलिंग अच्छी आ रही है? एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, इंटू जी। करेक्ट है। अब फोर्स इज इक्वल टू बचपन से हम क्या पढ़ रहे हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ जो ये मास है वो किस चीज़ का होता है? जो बॉडी ऑसिलेट करती है। अब आप इस फोर्स, इस पिस्टन के ऊपर से अपनी उंगली हटा लीजिए तो क्या यहाँ टिका रहेगा पूरा लिक्विड? आपकी उंगली से फोर्स हटते ही, इस पिस्टन के ऊपर से फोर्स हटते ही ये भागेगा नीचे, तो क्या यहाँ रुकेगा आकर के? और ऊपर भाग जाएगा। जब ऊपर भाग जाएगा तो ये पूरा का पूरा लिक्विड ऑसिलेट करेगा या केवल इतना हिस्सा ऑसिलेट करेगा? पूरा लिक्विड ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ m क्या होता है? मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। मास ऑफ, तो यहाँ ऑसिलेशन कितनी चीज़ का होगा? केवल इतने लिक्विड का होगा कि पूरे लिक्विड का ऑसिलेशन होगा? तो पूरे लिक्विड का ऑसिलेशन होगा तो m किसका आएगा? पूरे लिक्विड का मास आएगा। अब पूरे लिक्विड का मास जो जो लोग चाहते हो, मैं कुछ लिख रहा हूँ, समझ में ना आए तो बताना। A इंटू 2h इंटू रो। A हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, H इधर भरा था, H उधर भरा था, बीच के पोर्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। H इधर भरा था, H तो पूरा लिक्विड कितना भरा था? 2h। डेंसिटी लिक्विड की रो। अल्फा इज द एक्सेलरेशन। बढ़िया है। A से A कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, रो से रो कैंसिल कर दें। ये x क्या था तुम्हारा? डिस था क्या? जितना ढकेले थे वही तो x है। तो x आपका डिस था, अल्फा आपको चाहत में है। ये है डिस अपान s और ये g नीचे उतरेगा तो h अपान g। h अपान, और जब YouTube में ऑसिलेशन के टाइम पीरियड की बात आएगी तो SHM के टाइम पीरियड का जनरल इक्वेशन लगातार बता रहा हूँ और डेरिवेशन में आ रहा है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस अपान s। तो आपका डिस कितना है? अपान अल्फा कितना है? डिस अपान s किसके बराबर है? तो आज के बाद कभी YouTube आपके सामने आ जाए और उसमें ऑसिलेशन की बात की जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए, तो केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी YouTube में लिक्विड भरा कितना है। बाकी बुद्धि लगाने की ज़रूरत, केवल देख लेना आपकी इस YouTube में पानी कितनी हाइट तक भरा है, वही हाइट यहाँ जमा देना, बाकी सबको तुमको पता ही है, टाइम पीरियड मिल जाएगा। बढ़िया है। अभी तुमको मैं इस चैप्टर में ऐसी ऐसी जगहों पर SHM दिखाऊंगा कि तुमने इमेजिन, न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशंस आएंगे,
अब डेरिवेशन आखिरी करने जा रहा हूँ इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किताब का सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। एक आखिरी डेरिवेशन कराता हूँ, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है वो, पॉसिबल नहीं है वो, लेकिन देखना फिजिक्स बिल्कुल ओरिजिनल और रियल है। प्रैक्टिकली वो हाइपोथेटिकल है एकदम। SHM इन अर्थ टनल, आप समझते हैं? अर्थ टनल, पृथ्वी के आर पार एक सुरंग खोदनी है। पृथ्वी के आर पार, आप सोच रहे कितनी बड़ी पृथ्वी है। यहाँ 20 फुट का कुआं खोदते खोदते हालत खराब हो जाती है। अब आर पार आपका दिल करे तो किनारे से आर पार कर दो, और आपका दिल करे तो बिल्कुल बीचों बीच से आर पार एक सुरंग, एक ऐसी सुरंग खोद दीजिए, एक ऐसी टनल खोद दीजिए, एक ऐसा छेद कर दीजिए कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्रॉस कर जाए। आप अगर मान लें नॉर्थ साउथ पोल से नहीं खोदना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस किनारे से एक सुरंग जरूर खोद लें। बोलो किनारे से खोदूं कि बीच से खोदूं? बीच से खोद देते हैं, किनारे वाला कठिन है, बीच वाला सरल है। ठीक है, तुमको फिर किनारे वाला भी बताएंगे। खोद दी, जरा देखो, पहली बात तो सुरंग खोद नहीं सकते हैं, सुरंग खोदना ही हाइपोथेटिकल है। तो अगर खोद लिया किसी वजह से और उठा के पटेल को इसमें छोड़ दिया, तो पटेल अनंत कालों तक आने वाले भविष्य में इसके अंदर SHM करता रहेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। दिखाऊं? जैसे ही इनको यहाँ छोड़ा जाएगा पटेल जी को, तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास यानी ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी। जब दौड़ते हुए यहाँ पहुँच रहे होंगे, एक समय ये इनके मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से मान लीजिए एक समय इनकी डिस्टेंस y है। कितनी है? तो जब ये छोड़े जाएंगे यहाँ से तो ग्रेविटी लगातार पुल करेगी, तो जब ये सेंटर पर पहुँचेगी तो इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इस सेंटर ऑफ मास को पार करेंगे, अर्थ अपनी तरफ इनको खींचना जारी रखेगी। तो जो रफ्तार मैक्सिमम थी यहाँ, वो लगातार घटने लगेगी, और घटते घटते यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0। और जैसे ही रफ्तार यहाँ 0 हुई तो अर्थ की ग्रेविटी क्या करेगी? फिर वापस पुल करेगी। यहाँ पहुँचते ही ये क्या किए जाएंगे? वापस खींचे जाएंगे। बहुत तेज़ रफ्तार से यहाँ से पास होंगे, और जैसे इसको पास हो जाएंगे फिर क्या किए जाएंगे? टॉप पर पहुँचते फिर 0। तो पटेल जी आने वाले कई युगों तक इसमें SHM करते पाए जाएंगे। अब देखें आपके SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। तो जब आप यहाँ आ जाएंगे, कितना यहाँ है डिस्टेंस? ये पूरी अर्थ की रेडियस थी, तो गहराई h के रूप में क्या बचा? बोलो, यही बचा। इसको अपने अंदर की तरफ इस जगह पर खींचने वाला फोर्स mg थोड़ी ना होगा। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है हमारे साथ। जब अर्थ के अंदर आप चले जाते हो तो g की वैल्यू क्या g रह जाती है? g की वैल्यू g डैश हो जाती है। तो जब आप इस पोजीशन पर होंगे, मीन पोजीशन से y डिस्टेंस पर, तो क्या g की वैल्यू g के बराबर होगी? g से कम होगी, वैल्यू होगी g डैश। वैल्यू होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर एंट्री करते हो g की वैल्यू घटती है। तो चलो, तो इस बॉडी के ऊपर इस जगह पर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स था, जो इसको इसके सेंटर की तरफ खींच रहा था, उसका नाम क्या था? mg डैश। g डैश अर्थ के अंदर जाने पर अगर आपको याद आता हो, एक बहुत सुंदर सा फार्मूला बताया था, g 1 - h/re। क्यों दिवाकर, याद आया? जब अर्थ के अंदर जाते थे तो g की वैल्यू में जो वेरिएशन g डैश होता था, g 1 - h/re। mg की जगह mg, re की जगह re। बढ़िया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू
ये मास किसका होता था? उस बॉडी का जो ऑसिलेट करती थी। ये मास किसका होता है? उस बॉडी का जो, इससे इसको उड़ा दूं क्या? अल्फा की जगह अल्फा, जी की जगह जी, आर ई की जगह आर ई। ये जो आर ई माइनस एच, तो यहाँ एच मेरा किसके बराबर है? एच मेरा किसके बराबर है? तो आर ई की जगह आर ई, और अगर इस एच की जगह पर मैं आर ई माइनस वाई कर दूँ तो कोई तकलीफ तो नहीं है। माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। आर ई उड़ गए। यहाँ वाई क्या होता था? डिस, मीन पोजीशन से जो ये डिस्टेंस है इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वाई हो गया मेरा डिस, अल्फा हो गया मेरा एस। हो गया क्या? डिस अपान एस बाबू किसके बराबर आ गया? आ रही भाई? तो आज आइए फिर से टाइम पीरियड की इक्वेशन में ज़िंदगी भर एसएचएम पढ़िएगा। जो कुछ भी आपने इमेजिन तक नहीं किया है वो इस चैप्टर में आपके लिए लेकर आऊँगा प्रैक्टिस के दौरान। आज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस अपान एस किसके बराबर आया है? आर ई बाई जी। यानी अर्थ के अंदर भी अगर कोई ऐसी टनल खोद दी जाए जो पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली में नहीं हो सकती है, उसमें भी एसएचएम की पराकाष्ठा हो सकती है। तो इस चैप्टर का कंटेंट पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। थ्योरी में पढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन न्यूमेरिकल में आने के लिए बहुत कुछ बचा है। तो जितनी आपने थ्योरी पढ़ ली, छोटा छोटा न्यूमेरिकल निपटाना शुरू कर दीजिए। निपट ही रहा होगा, लग ही रहा होगा खूब तेज़ी से। बहुत है, सब सवालों का सलूशन देंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं। 41